हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डब्ल्यूटीओ के बारे में कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कैसे हुई है, डब्ल्यूटीओ के सदस्य कितने हैं, डब्ल्यूटीओ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह के उसके कार्य हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। आज हम डब्ल्यूटीओ के से संबंधित एग्रीमेंट्स यानी जिस तरीके से डब्ल्यूटीओ काम करता है उसके लिए क्या समझौते किए गए हैं विभिन्न देशों द्वारा, और या ये कह सकते हैं कि क्या कोड निर्धारित किया गया है। मतलब कि अगर डब्ल्यूटीओ एक तरह का समझौता है फ्री ट्रेड के लिए, तो आखिर कौन कौन सी बातों को लेकर या कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से इश्यूज़ को लेकर के ये समझौता हुआ है। तो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि आखिर डब्ल्यूटीओ के अंदर जितने भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा किन समझौतों पर अपनी सहमति जताई गई है, किन समझौतों को साइन किया गया है, या इसे ये भी कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ का क्षेत्र क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कृषि से संबंधित क्या समझौता है। तो कृषि से संबंधित जो समझौता है वो है रिलेटेड विद द सब्सिडी। जो कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जाती है, जो आर्थिक सहायता या आर्थिक अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा, उसको ख़त्म करने के बारे में है। अब कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा दो तरह से अनुदान दिया जाता है। एक दिया जाता है इनपुट्स को लेकर के, यानी जो आगतें प्रयोग होती हैं कृषि क्षेत्र में, जैसे बीज हैं, खाद हैं, दवाइयाँ हैं, इन पर सब्सिडी दी जाती है सरकार द्वारा, जैसे भारत में भी दी जाती है। वो सब्सिडी क्या है कि वो चीज़ें किसानों को बाज़ार कीमतों से सस्ती दरों पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके बारे में है कि ये जो फैसिलिटी, ये जो सहायता दी जाती है किसानों को, इसको हटाया जाए। दूसरी जो सब्सिडी है वो है आउटपुट को लेकर के, यानी जो उत्पादन होगा उसमें भी सब्सिडी, सहायता। वो किस तरह से है, जब उत्पादन होकर के बाज़ार में तैयार होकर के, यानी कृषि उत्पाद बाज़ार में बिकने के लिए आता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे देश, भारत, इंडिया भी ऐसा करता है कि उन उत्पादों के ऊपर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है कि कम से कम इतनी कीमत तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, जैसे इस समय हमारे देश के अंदर गेहूं का सीज़न है, तो गेहूं की उपज आ रही है, तो उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया गया है कि एक किसान अपनी फसल को कम से कम उतने दाम पर ज़रूर बेच पाएगा। तो इसको लेकर, इन दोनों चीज़ों को लेकर के समझौते के अनुसार ये कहा गया है कि सदस्य देश अपने देश के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था में कृषि पदार्थों पर, चाहे वो आगतें हों, चाहे वो निर्गत हो, मतलब चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, उनके ऊपर से सब्सिडी को हटाएगा। ठीक है, लेकिन उसको कम करेगा, लेकिन कुछ देशों को इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। किन देशों को छूट दी गई है? जो विकासशील देश हैं जैसे भारत है, या जो अल्प विकसित, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए देश हैं, उन देशों को इन सब्सिडीज़ में कुछ छूट दी गई है। वो कितनी दी गई है? बाज़ार कीमत के 10% तक की छूट दी गई है। दूसरी जो बात है वो है, दूसरा जो समझौता है वो निर्यातों पर सब्सिडी से संबंधित है। जो डब्ल्यूटीओ का समझौता हुआ है उसके अंदर ये चीज़ भी रखी गई है कि निर्यातों पर जो सब्सिडी दी जाती है उसे बंद किया जाए। बहुत से देश, भारत भी ऐसा करता रहा है, जो अपने देश के अंदर निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उसके ऊपर टैक्स में छूट या उसमें प्रयोग होने वाले जो आगत हैं उन पर छूट देता है, सब्सिडी देता है। ठीक है, या उनको जो निर्यात करने पर जो टैक्स लगता है उसमें छूट दे दी जाती है। तो इस तरह की छूट, इस तरह की जो सब्सिडी दी जाती है वो कम की जाएगी, हटाई जाएगी। ये समझौता जो है वो डब्ल्यूटीओ के अंदर हुआ है। तो दोहा एग्रीमेंट, जो दोहा का समझौता हुआ था 2001 में, उसमें ये कहा गया था कि सभी सदस्य देश अपने द्वारा किए जाने वाले कृषि निर्यातों पर से
सब्सिडी हटाएंगे, निर्यात सब्सिडी को हटाएंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया गया। 2005 में जो मीटिंग हुई उसमें भी कहा गया था कि आप 2013 तक इसको हटाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप किया गया। कुछ देशों को जो विकसित थे उनको शुरू में ही हटाने के लिए कहा गया, कुछ देशों को 2013 तक का समय दिया था, और कुछ देशों को एक्सपोर्ट्स के ऊपर से सब्सिडी हटाने के लिए 2023 तक का समय दिया गया है। जो 23 तक का समय वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो विकासशील देश हैं, और जो अल्प विकसित देश हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको 2023 तक का समय दिया है। तीसरा जो समझौता है वो है मार्केट एक्सेस को बढ़ाने के लिए, कि जो बाज़ार का विस्तार है, जो बाज़ार की पहुंच है, वो ज़्यादा हो सके। ठीक है, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो रोल है, चाहे वो प्राइस को लेकर के है, चाहे क्वांटिटी को लेकर के है, वो मार्केट रोल प्ले करे, यानी मार्केट का रोल मेन रहे। उसके अंदर फ्री कर दिया जाए उसको, सभी तरह के रिस्ट्रिक्शंस से फ्री कर दिया जाए, सभी तरह के जो भी टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनसे फ्री कर दिया जाए, ताकि सारा का सारा जो रोल है वो किसका रहे, मार्केट का रहे। तो उसमें क्या कुछ किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैरिफ हटाया गया। टैरिफ की बात हम पहले कर चुके हैं कि अतिरिक्त कर जो विशेष रूप से कीमत को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो सबसे पहले हटाया गया। दूसरी जो बात थी वो थी नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो टैरिफ के अलावा नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, गैर टैरिफ जो प्रतिबंध होते हैं, जैसे कोटा निर्धारित कर देना, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम इतना निर्यात किया जाएगा, अधिकतम इतना निर्यात किया जाएगा, या अधिकतम इतना आयात किया जाएगा, इस तरह की पाबंदियां भी हटा दी गई। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इसमें कुछ कंसेशन दिया गया था। मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस हटानी है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो हटाए जाएंगे पूरी तरह से, लेकिन जो डेवलपिंग या नॉन डेवलपिंग कंट्रीज जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको इसमें कुछ रियायत दी गई थी, कुछ छूट दी गई थी। वो किस आधार पर दी गई थी कि अगर उन देशों को उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उनके भुगतान शेष में घाटा है और क्राइसिस है, संकट की स्थिति है, तो वो देश टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगा सकते हैं कुछ हद तक, विद द परमिशन ऑफ WTO। ठीक है, चौथी जो बात है इसमें वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? जिस सिस्टम के तहत जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं, उन वस्तुओं को अर्थव्यवस्था के अंदर, देश के अंदर कम कीमतों पर उपलब्ध करवाया जाता है उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। जैसे भारत में होता है, राशन डिपो के ज़रिए जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको सस्ती कीमतों पर खाने पीने के जो सामान हैं वो उपलब्ध कराए जाते हैं। गेहूं है, चावल है, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। तो ये जो सिस्टम है, WTO के समझौते के अंतर्गत ये सिस्टम भी ख़त्म करने की बात कही गई है कि ये सिस्टम हटाया जाए, इस सिस्टम के ज़रिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी जो विकासशील देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं, जहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, अगर उन्हें PDS सिस्टम के ज़रिए राशन नहीं मिलेगा, खाने पीने की सस्ती वस्तुएं नहीं मिलेगी, तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। इसलिए उन देशों को इसमें छूट दी गई थी। जो दूसरा, अब ये था पहला एग्रीमेंट जो कृषि से संबंधित था, वो उसके ये 4 पार्ट्स थे। जो दूसरा एग्रीमेंट है वो है टेक्सटाइल और क्लोथिंग से रिलेटेड, यानी कि कपड़े से संबंधित या फिर धागा वगैरह जो होता है उससे संबंधित, मतलब फाइबर से संबंधित है ये और कपड़े से संबंधित है ये जो समझौता है। जब ये समझौता बेसिकली क्या है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट जो था उसके एलिमिनेशन के लिए था।
जब WTO के बारे में बात नहीं की गया, WTO का समझौता नहीं हुआ था, तो काफ़ी टाइम से जो विकसित देश थे वो MFA को फॉलो कर रहे थे, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे थे। ये मल्टी फाइबर एग्रीमेंट क्या था कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से आयातों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती थी, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते थे। ठीक है, MFA क्या है? मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। WTO में क्लॉथ और फाइबर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट था उसके होने से पहले इस एग्रीमेंट को फॉलो किया जाता था, MFA को, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को फॉलो किया जाता था। इस एग्रीमेंट के तहत जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो विकसित देश थे, वो अल्प विकसित देशों से आने वाले आयातों के ऊपर, या ज़्यादातर देशों से आने वाले, सिर्फ अल्प विकसित देशों से नहीं, किसी भी देश से आने वाले आयातों पर, कौन से आयात? जो कपड़े से संबंधित थे, जो धागे से संबंधित थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। तो क्या किया गया WTO के इस समझौते में, जो टेक्सटाइल और क्लोथिंग से रिलेटेड थे, उसमें सबसे पहली बात यही की गई कि जो MFA है उसको ख़त्म किया जाएगा। और इसलिए WTO की स्थापना से लेकर के, यानी 1995 से लेकर के 2004, 10 वर्षों के अंदर MFA जो भी इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं विकसित देशों द्वारा, उसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। इसके लिए शुरू में जनवरी 1995 में 17% तक की जो इंपोर्ट्स थे उसको फ्री किया गया था। क्लॉथ और टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी आयात थे, 1 जनवरी 1995 को कपड़ा तथा धागे से संबंधित जो आयात थे उसके 17% को क्या कर दिया गया था? फ्री कर दिया गया था, उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी। फिर उसके आगे 1998 में 3 साल बाद 18% से और हटा दिया गया था, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको हटा दिया गया था। फिर 2002 के अंदर फिर क्या किया गया? 17% के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। पहले 1995 में 16% के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था आयातों के ऊपर से। फिर 1998 में 17% आयातों के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटाई गई, और 2002 में फिर 18% आयातों के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी, और जो बाकी बच गया उन सब के ऊपर से 2005 में रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी। यानी कि कपड़े और धागे से संबंधित जो आयात होते थे उन पर 4 चरणों के अंदर टोटल मिलाकर के सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। और इन रिस्ट्रिक्शंस के हटने का भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। जहां इस समझौते से पहले भारत का जो रेडीमेड गारमेंट्स का जो भी एक्सपोर्ट था या टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था वो बहुत कम था, लगभग ना के बराबर था। लेकिन अब रेडीमेड गारमेंट्स हमारे निर्यातों के अंदर एक टॉप की आइटम्स के अंदर आते हैं। चलिए, तीसरा जो एग्रीमेंट हुआ है WTO के अंदर वो है संबंधित पेटेंट राइट से संबंधित है। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको इन शॉर्ट ट्रिप्स कहा जाता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये जो राइट्स हैं ये क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली किससे संबंधित थे? ये राइट दिए जाते थे किसी व्यक्ति को, किसी फर्म को, किसी संस्था को। किससे संबंधित राइट दिए जाते हैं? कॉपीराइट से संबंधित दिए जाते हैं, ट्रेडमार्क से संबंधित दिए जाते हैं, पेटेंट से संबंधित दिए जाते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति को बौद्धिक संपदा का अधिकार दिया जाएगा। किससे संबंधित? कॉपीराइट। ठीक है, मतलब कि जो बौद्धिक संपदा का अधिकार है उसकी कैटेगरीज हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट है और ट्रेडमार्क है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति इनके राइट्स को मतलब प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उस वस्तु या उस प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी इन्वेंशन हुई है, खोज की है, कोई नया प्रोडक्ट तैयार किया है,
तो उसका प्रयोग या उसका उत्पादन उस व्यक्ति की इच्छा के बिना नहीं हो सकता जिस व्यक्ति के पास उसके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मतलब उसके कॉपीराइट के प्रॉपर्टी राइट्स हैं, या उसके पास उसके ट्रेडमार्क के प्रॉपर्टी राइट्स हैं, या उसके पास उसके पेटेंट के प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो अगर उस वस्तु का प्रयोग करना है, उस वस्तु को बेचना है, उसका उत्पादन करना है, तो उस व्यक्ति को से परमिशन लेनी होगी और उसको रॉयल्टी पे करनी होगी, तब जा करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए WTO ने अपने सभी सदस्य देशों को ये समय दिया कि वो अपने 10 सालों के अंदर अपनी जो चीज़ें हैं उनके प्रॉपर्टी राइट्स प्राप्त कर लें। अब प्रॉपर्टी राइट से क्या होगा कि डिस्प्यूट जो होते हैं, जो विवाद हो जाते हैं वस्तुओं को लेकर के कि ये वस्तु तो मेरे देश से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, वो कम हुए हैं, उनका समाधान हो पाना संभव हुआ है। तो पहले ये जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे या ऐसे प्रोडक्ट के लिए दिए जाते हैं जो नए जनरेट किए गए हैं, जो नए बनाए गए हैं, या जिनमें कोई रिसर्च इन्वॉल्व है, कोई खोज हुई है इंडस्ट्रियल यूज़ के प्रोडक्ट के लिए। लेकिन बाद में इसे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे उनके लिए भी लागू किया गया। तो WTO ने रिकमेंड किया सुई जेनरिस सिस्टम, जिसका उद्देश्य क्या था, जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, मतलब जो कि पौधों से संबंधित नई खोज करते हैं, नई उनकी किस्म नई जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं कि पहले भी वो बीज थे, लेकिन अब उनकी हमने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, ज़्यादा अच्छी किस्म डेवलप कर ली हैं। तो इस तरह के ब्रीडर्स से रिलेटेड, यानी प्लांट ब्रीडर से रिलेटेड ये एक सिस्टम था। इसमें अब जो भी प्लांट ब्रीडर्स हैं, जो भी नए प्लांट्स को खोजते हैं, नए बीजों को खोजते हैं, वो भी उसको पेटेंट करवा सकते हैं। तो ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, जिसके अंदर प्लांट ब्रीडर्स राइट दिए जाते हैं कि इस व्यक्ति के पास इस प्लांट के ब्रीडर राइट हैं, और अगर उस बीज का प्रयोग कोई करना चाहता है तो उसे उस प्लांट ब्रीडर को उसकी रॉयल्टी पे करनी होगी, तब जा कर के वो उसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ों के अंदर रिलैक्सेशन भी दी गई। रिलैक्सेशन किस तरीके से थी? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक किसान जिसने के पहले कोई बीज खरीदा, उस समय उसने उस बीज के ऊपर जो भी रॉयल्टी उसकी बनती थी, चाहे वो कीमत में ऐड है या जो भी है, वो उसको पे कर चुका है। ठीक है, अब वो उस बीज को इस्तेमाल करके फसल उगाता है, उपज पैदा करता है। अब वो उस उपज में से कुछ हिस्से को बीज के लिए रख सकता है, और अब उसे दोबारा उसके लिए कोई रॉयल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होती है, वहाँ बार बार आपको, जितनी बार भी आप उसे यूज़ करोगे, आप उस पर रॉयल्टी पे करोगे, क्योंकि वो अपना रूप ट्रांसफॉर्म कर चुकी होती है। लेकिन जो बीज हैं, जो इस तरह के जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, अगर एक बार दे करके, उस पर रॉयल्टी दे करके, उसका प्रयोग करके उपज तैयार की गई है और वहाँ से वो बीज रख लेता है और उसका दोबारा इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए कोई प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स के लिए किसी भी तरह की रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रिप्स के अंतर्गत अब तक जितने भी पेटेंट्स हुए हैं, सभी तरह के जो पेटेंट्स हैं, जो कॉपीराइट्स हैं, उनकी एक निश्चित समय अवधि होती है। मतलब कि कोई व्यक्ति कोई भी नई चीज़ बनाता है, कोई नई प्रोडक्ट तैयार करता है, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, और वो उसके कॉपीराइट या उसके पेटेंट या किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को लेकर के अगर वो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को उसको ले लेता है, उसको रजिस्टर्ड करा देता है, तो उसका एक निश्चित समय अवधि होती है उसकी। तो जो जर्नल पेटेंट्स हैं
सामान्य पेटेंट्स हैं उनकी समय अवधि 20 वर्ष तक की होती है। मतलब एक व्यक्ति ने पेटेंट करा लिया तो वो 20 वर्ष तक के लिए हो गया, उससे पहले कोई और उसे नहीं ले सकता है या उसको किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, और उसे भी उसके बाद 20 साल के बाद उसे या तो रिन्यू कराना होगा या वो किसी और को भी मिल सकते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के लिए 10 साल की समय अवधि है, कॉपीराइट्स के लिए 50 साल की है, मेडिसिन के लिए 10 साल के कोई नई मेडिसिन की है, ट्रेडमार्क्स के लिए 7 साल की है। जो चौथा एग्रीमेंट है उसको हम कहते हैं ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो समझौता है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, कि जब एक देश दूसरे देश में निवेश करता है तो उस निवेश के ऊपर भी विभिन्न देश एक दूसरे से आने वाली विदेशी पूंजी के ऊपर, निवेश के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे। ठीक है। जैसे भारत के अंदर भी 1991 से पहले सिर्फ 40% तक की हिस्सेदारी हो सकती थी किसी भी कंपनी के अंदर विदेशी निवेश की। तो इस तरह की किसी ना किसी तरह की इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती थी, तो इस समझौते के तहत उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। दूसरी बात, जब देश के अंदर किसी अर्थव्यवस्था में किसी देश में दूसरे देश से निवेश आ रहा है, तो जब वो निवेश हो जाएगा तब उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को ट्रीट किया जाता है। वही फैसिलिटीज़, वही सारे बेनिफिट्स उसे भी दिए जाएंगे जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को मिलते हैं या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। ये जो समझौता था ये था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जो पांचवा समझौता है वो है सर्विसेज से संबंधित, कि सर्विसेज का जो ट्रेड है उसको लेकर के भी समझौता हुआ और उसे नाम दिया गया गेट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी सेवाओं में व्यापार से संबंधित समझौता। जो सेवाओं में व्यापार से संबंधित समझौता था उसका भी उद्देश्य यही था कि सेवाओं के व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और उसे भी क्या किया जाए, फ्री, यानी बैरियर्स फ्री किया जाए। उसके अंदर किसी तरह की रुकावटें, किसी तरह के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। जैसे वस्तुओं के व्यापार को लेकर के प्रतिबंध को हटाया गया, वैसे ही इस समझौते के तहत सर्विसेज के व्यापार को लेकर के भी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी प्रतिबंध थे उनको हटाने पर समझौता हुआ। ये सर्विसेज कौन कौन सी हैं? सभी तरह की सर्विसेज है, जैसे बैंकिंग की है, इंश्योरेंस की है, ट्रेवल की है, टूरिज़्म की है, होटल की है, शिपिंग की है, या टेलीकम्युनिकेशन की है, या बिजनेस आउटसोर्सिंग की है, या आईटी से संबंधित है, मीडिया से संबंधित है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है, या लीगल सर्विसेज हैं। किसी भी तरह की सर्विसेज हैं, उन सब के ऊपर से जितनी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस थी, जितने भी तरह के प्रतिबंध थे, उन सबको हटाया गया। लेकिन हर एक उसमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को दी गई। जो छठा समझौता था, या ये कह लीजिए ये एक अलग शाखा है WTO के अंदर, वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड, जो जिसको कहा गया है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, DSB। ये समझ लीजिए कि एक अलग शाखा है WTO की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उन देशों में अगर व्यापार को लेकर के, वस्तुओं के व्यापार को, सेवा के व्यापार को, या इन्वेस्टमेंट को लेकर के, या पेटेंट्स को लेकर के अगर किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं तो उनका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी डिस्प्यूट है वो DSB के पास जाता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाता है। फिर उसके पास जाने के बाद उसमें जो WTO का जो डायरेक्टर जनरल है वो हस्तक्षेप करता है, वो दोनों पार्टीज से बात करता है। उसके बाद उन्हें अपनी जो रिपोर्ट है, उसके बाद जो DSB है वो उसके लिए एक पैनल का गठन करती है। वो पैनल दोनों देशों, जिन देशों के बीच में डिस्प्यूट है, दोनों पार्टीज से बात करता है और वो 6 महीने के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करता है। अब इसका इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट थे इंडिया के
जो इसकी वजह से सोल्व हुए हैं। और इनमें सबसे बड़े जो डिस्प्यूट रहे हैं वो रहे हैं पेटेंट्स को लेकर के। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि टेक्सास करके एक कंपनी है जिसने बासमती चावल को जो है पेटेंट करा लिया, और फिर इस पेटेंट को लेकर के डिस्प्यूट सामने आया कि इंडिया ने अपना दावा पेश किया कि ये जो राइस ब्रीड है ये भारतीय है। तो इस डिस्प्यूट की सेटलमेंट भी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी से ही हुई है। इसी तरह से टर्मरिक को यानी हल्दी को 1995 में दो गैर भारतीय गैर निवासी भारतीय जो भारत के NRI मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस थे, उन्होंने जो कि मिसिसिपी यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में काम करते थे, उन्होंने अमेरिका के लिए टर्मरिक को पेटेंट करा दिया। और इस पेटेंट का जब मतलब हमें पता चला इंडिया को, तो इंडिया ने ये दावा पेश किया कि ये इसे 1995 में पेटेंट कराने, जबकि इंडिया के अंदर टर्मरिक हल्दी का इस्तेमाल हज़ारों वर्षों से एक औषधि के रूप में भी किया जा रहा है। तो फिर इसका जो फैसला हुआ वो भारत के पक्ष में आया। और न सिर्फ बासमती चावल को लेकर के या हल्दी को लेकर के, बल्कि नीम को लेकर के, आंवले को लेकर के, इस तरह के बहुत सारे पेटेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे जिनका सेटलमेंट WTO की इस डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की इंटरफेरेंस से हुआ है। अगला जो समझौता है वो है एग्रीमेंट ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडी। अगला जो एग्रीमेंट है वो है रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट सब्सिडीज, कि निर्यातों के लिए भी सब्सिडी दी जाती है बहुत सारे देशों द्वारा ताकि निर्यात बढ़ सकें। वो सब्सिडी किस तरीके से दी जाती है हमने पहले भी बात की है, वो जो बात की थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, ये ओवरऑल है। कैसे दी जाती है? या तो जो इनपुट्स हैं उनको सस्ते दामों पर उपलब्ध करा दिया जाता है, मतलब वहाँ पर छूट दे दी जाती है, या फिर टैक्स के अंदर छूट दे दी जाती है। तो इस तरह की, या अगर वो कोई टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर छूट दे दी जाती है ताकि उसका प्रयोग से वो निर्यात को बढ़ावा दे सकें। तो इस तरह के जो भी सब्सिडीज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दी जा रही थी मेंबर कंट्रीज़ में, उसके लिए कहा गया था कि ये सारी जो भी सब्सिडीज़ हैं इनको विड्रॉ कर लिया जाए 2013 तक। जितनी भी सब्सिडीज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए दी जा रही हैं उन्हें सभी को 2013 तक विड्रॉ करने की बात कही गई थी। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको 2013 के साथ 10 साल और दे दिए गए, यानी वो उनको 2023 तक वो जो थोड़ी बहुत सब्सिडी देती हैं वो देती रहेंगी, लेकिन 2023 तक वो धीरे धीरे करके उसको ख़त्म कर देंगी। पर किन किन को ये राइट मिला कि वो 2023 तक सब्सिडी दे सकती हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी? केवल उन कंट्रीज़ को जिनका वर्ल्ड ट्रेड के अंदर टोटल जो शेयर है वो 3.25% हो। तो इंडिया का ये इससे कम है, इसलिए हमें जो है इसमें बेनिफिट मिल रहा है। एंड लास्ट जो एग्रीमेंट है WTO से रिलेटेड वो है एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट क्या है? पहली बात तो डंपिंग क्या है, खैर ये आपको पहले बताया गया है। डंपिंग एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जो कंट्रीज़ कहाँ पर करती हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी में और इंटरनेशनल, डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में। कि डोमेस्टिक मार्केट में क्योंकि वो एक मोनोपोलिस्ट जैसी फैसिलिटी को एंजॉय कर रही होती हैं, वहाँ पर उनके कॉम्पिटिटर्स कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो अपने देश में तो वस्तु को महंगी बेचती है, लेकिन जब फॉरेन मार्केट में वो वस्तु जाती है तो वहाँ पर उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, बहुत सारे और देश या और फर्में उस वस्तु को बेच रही होती हैं, तो वहाँ पर प्रतियोगिता में बने रहने के लिए वो उस वस्तु को सस्ता बेचता है, मतलब अपने देश में महंगा बेचता है घरेलू अर्थव्यवस्था में, और
जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है वहाँ पर सस्ता बेचता है। तो इस एक्टिविटी को डंपिंग कहा जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही थी, बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो ज़्यादा करती थी डंपिंग को। तो इस एग्रीमेंट के तहत मेंबर कंट्रीज़ को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि वो अपनी ये जो कार्य है, ये जो गतिविधि है उनकी डंपिंग से रिलेटेड, उसको बंद करेंगे। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन दी गई, छूट दी गई। किन देशों को छूट दी गई? उन डेवलपिंग या डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को छूट दी गई जिनका की जो शेयर है वो 1% से कम है। द वॉल्यूम ऑफ डम्प्ड इम्पोर्ट्स फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्री इज़ लेस देन 1%। कि वो कंट्री जिस वस्तु का मतलब एक्सपोर्ट कर रही है वो या इंपोर्ट कर रही है वो 1% से कम हो, ठीक है, डोमेस्टिक सेल के 1% से कम हो, तो उनको ये रियायत दी गई थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये टोटल एग्रीमेंट्स रहे हैं WTO से रिलेटेड, जिन पर हस्ताक्षर एक तरह से हुए हैं सभी मेंबर कंट्रीज़ की, और सभी मेंबर कंट्री बातें हैं इसको फॉलो करने के लिए, एक्सेप्ट दोज वन जिनको कि कोई रिलैक्सेशन दी गई है, जिनको कि कोई छूट दी गई है। केवल उनको छोड़ करके बाकी सभी देशों को WTO के इन जो भी उसके कोड्स हैं, जिनके हिसाब से उसको बिहेव करना है, चलना है, उनको फॉलो करना होता है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।